हाय दोस्तों, अब तक हम लोग इंडक्शन मशीन के अंदर सारे मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं। इंडक्शन मशीन की वर्किंग, सर्किट, एफिशिएंसी, टॉर्क, फिर सर्कल डायग्राम, ये सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम रेलिवेंट है, लेकिन कंसेप्चुअली छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए ये सब चीजें रेलिवेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं हाई टॉर्क केज मोटर। हाई टॉर्क केज मोटर। अब बात आती है भाई, ये हाई टॉर्क केज मोटर क्या होता है। देखो, अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि उसका रोटर रेजिस्टेंस हाई नहीं होता, और रोटर रेजिस्टेंस हाई ना होने के कारण उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई डेवलप नहीं हो पाता है। यही होता है। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को ऐसे बनाया जाए कि उसके अंदर भी ज्यादा टॉर्क डेवलप हो पाए, उसकी भी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को सुधारा जा सके। क्योंकि हम हमेशा ये जानते हैं स्क्विरल केज की स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेकार होती हैं, लेकिन रनिंग कैरेक्टरिस्टिक उससे बेहतर होती हैं वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से। तो बेसिकली करना क्या है, किसी भी तरह से स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हाई करके हमें स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना है। तो इसमें लिखना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वी नीड टू डेवलप हाई टॉर्क केज मोटर which can produce high starting torque and can compete with slip ring induction motor. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क we need to produce high resistance at the time of starting. ठीक है। अब इसके लिए दो कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। एक कहलाता है डीप बार रोटर और दूसरा कहलाता है डबल केज रोटर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डीप बार रोटर की। अब देखो क्या होता है कि रोटर में जो भी तुम कंडक्टर्स लगाते हो, मैंने बताया था केज रोटर में क्या होता है कि एल्यूमिनियम या कॉपर की रॉड्स रखी जाती हैं रोटर पे। रोटर के ऊपर स्लॉट्स बने होते हैं, उसके अंदर तुम रॉड्स प्लेस करते हो या उसके अंदर केज टाइप का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हो। तो डीप बार रोटर के अंदर क्या होगा, जो रोटर के स्लॉट्स हैं वो ज्यादा डीप बनेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर मैं रोटर का एक स्लॉट दिखाऊं यहां पर, तो इस टाइप से रोटर का स्लॉट काफी गहरा बनेगा। ऐसा मत सोचना इतना गहरा बनेगा जितना कि मैंने बोर्ड पे दिखा दिया है, ये सिर्फ शो करने के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कंडक्टर रखोगे वो भी इतना ही ज्यादा थिक होगा कि वो इस स्लॉट को पूरा कवर कर ले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रोटर कंडक्टर। ठीक है, जो कि डीप बार के अंदर रखा गया है, डीप स्लॉट। अब ये जो कंडक्टर है इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूं। देखो कैसे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, 4, 5, 6। ऐसा जरूरी नहीं है 6 बनाओ, 4 बनाओ, 2 बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, जितने सेक्शन में चाहो उतने में डिवाइड कर सकते हो। अब इसके ऊपर यहां कहीं ना कहीं स्टेटर होगा, यहां कहीं ना कहीं इसके बाहर स्टेटर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एयर गैप जो 1 को मिलेगा, एयर गैप माने स्टेटर और रोटर के बीच का डिस्टेंस, तो 1 और स्टेटर के बीच का एयर गैप सबसे कम है, उससे ज्यादा गैप है 2 का, उससे ज्यादा गैप 3 का, उससे ज्यादा गैप 4 का, और उससे भी ज्यादा गैप 5 का। ऐसे ही एयर गैप चलेगा। तो एयर गैप 1 से लेके 5 तक लगातार बढ़ रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लीकेज भी एयर गैप के साथ साथ लगातार बढ़ता जाएगा। भाई सीधी सी बात है, दो कॉइल्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच का लीकेज होगा। लीकेज बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ने से लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ेगी।
अच्छा 6 बना रखे ना, तो 6 तक लिख लो, नहीं तो बाद में तुम लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि सर 6 वाले को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो XL4, XL5, XL6। अब देखो हम क्या जानते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के टाइम पे हमारी स्लिप होती है 1, तो सर्किट का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होता है X2 डैश, ये होता है R2 डैश, और ये V1। अब इसमें हम क्या कह देते हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा स्टार्टिंग के टाइम पे, स्टार्टिंग करंट हाई होता है ना, कितना होगा V1 ओवर रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर डैश डैश, यही होगा स्टार्टिंग करंट। अब एक चीज हमेशा होता है कि लीकेज रिएक्टेंस इज मच ग्रेटर देन रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस तब डोमिनेट करता है जब R2 की जगह आ जाए R2/S और S की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाए। याद करो मैंने लो स्लिप रीजन में यही अप्रोक्सीमेशन करवाया भी है, दैट R2/S इज मच ग्रेटर देन X2, बट जनरली X2 R2 से बड़ा होता है। अगर ऐसा हुआ तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, V1/X2 डैश, ऐसा ही होगा। X2 क्या होता है भाई, लीकेज रिएक्टेंस होता है, तो यानी जहां लीकेज रिएक्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा, और जहां लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। तो मैं क्या कहूंगा कि करंट लीकेज रिएक्टेंस 1 का कम है तो करंट उसका ज्यादा होगा, तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I6। तो करंट सबसे ज्यादा कहां होगा, सबसे ऊपर वाले सेक्शन के अंदर, और सबसे कम कहां होगा, सबसे नीचे वाले सेक्शन के अंदर। इस टाइप से हमारे करंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनसाइड द रोटर। तो इसमें लिखना as the depth of the slot increases and we move from top towards the bottom, the leakage flux and the leakage reactance increases, and at the time of starting current distribution is based on leakage reactance। ये मैंने लिखा है लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। सो करंट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड नियर द टॉप एज कंपेयर टू बॉटम। ठीक है, करंट शुरुआत में ऊपर की तरफ कंसंट्रेटेड रहता है। इसको एज अ विजुअलाइज अगर करना है तो इसको स्किन इफेक्ट की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हो कि शुरुआत के टाइम पे जो करंट फ्लो करेगा वो टॉप पार्ट से फ्लो करेगा या स्किन की तरफ फ्लो करेगा। स्किन माने बाहरी सरफेस, बाहर का जो सरफेस है वही स्किन है और वही यहां पे टॉप पार्ट है। तो इसमें लिखना दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्किन इफेक्ट। अब देखो करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण क्या होगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूसेस, यानी जितने क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो कर रहा है वो इफेक्टिव एरिया कम हो गया। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने से R2 इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम ये जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू R2 या R2 डैश, जो भी लेना चाहो, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया। तो इसमें लिखना ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द करंट फ्लोज इन द रोटर इज रिड्यूस्ड, ड्यू टू विच इफेक्टिव रेजिस्टेंस of the rotor increases and it starts to produce high starting torque। ठीक है, शुरुआत का टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। अब बात यह आती है जब मोटर चलने लगेगी तब क्या होगा। जब मोटर चलने लगेगी तब उसके अंदर स्लिप आना शुरू हो जाएगी। जब स्लिप आना शुरू हो जाएगी तो यह सर्किट कैसा हो जाएगा, ये सर्किट
R2 रेजिस्टेंस की जगह इसमें हमें दिखाना पड़ेगा R2 बाय एस, ठीक है, R2 डैश बाय एस। अब हम क्या जानते हैं कि R2 डैश बाय एस इज मच ग्रेटर देन X2 डैश अगर स्लिप लो है। मैंने बताया ना, जब मोटर जनरली चलती है तो 1000 आरपीएम अगर सिंक्रोनस है तो 950 से 990 आरपीएम तक घूमेगी, तो स्लिप एक्चुअल में काफी लो रहती है। तो स्लिप लो होने के कारण ये वाला हमारा रिलेशन चलेगा, तो करंट क्या होगा, V1 ओवर R2 डैश बाय एस। तो करंट लीकेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर करंट लीकेज पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका लीकेज ज्यादा है और किसका लीकेज कम। तो इसमें लिखना, एज द मोटर स्टार्ट्स टू रोटेट द स्लिप रिड्यूसेस एंड एट लो वैल्यूज ऑफ स्लिप द रोटर रेजिस्टेंस विल डोमिनेट लीकेज रिएक्टेंस, ड्यू टू विच it will not matter which section has higher leakage as compared to the other, and current will get uniformly distributed throughout the rotor conductor। ठीक है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन से सेक्शन का लीकेज ज्यादा है कौन से का कम है, करंट सारे में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हमारा हो जाएगा। ये बात मेरी क्लियर हुई। तो शुरुआत में करंट ज्यादातर टॉप पे रहता है और रनिंग कंडीशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला समरी भी करके लिख लेना इस मेथड के अंदर। एट द स्टार्टिंग करंट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड नियर द टॉप एंड अंडर रनिंग कंडीशन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। डीप बार रोटर करता क्या है, डीप बार रोटर इफेक्टिवली स्किन इफेक्ट की तरह काम करता है, जिससे कि वो रेजिस्टेंस बढ़ा लेता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। सेम इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है हमारा दूसरा रोटर का डिजाइन, दैट इज डबल केज रोटर। जैसा नाम से भी समझ आ रहा होगा, डबल केज रोटर का मतलब क्या हुआ कि एक नहीं दो केज है। केज क्या होता है, जो रॉड्स होती है ना रोटर स्ट्रक्चर पे, ऐसे दो रॉड्स हैं या दो रॉड वाले स्ट्रक्चर हैं, तो दो केजेस हैं। ठीक है, देखो अब एक रॉड यहां लगाई जाती है, एक रॉड यहां लगाई जाती है, तो दो रॉड्स हो गई ना। तो इसे बोलते हैं आउटर केज, यानी जो स्टेटर के ज्यादा करीब है, और इसे बोलते हैं इनर केज, जो कि स्टेटर से दूर है, अंदर की तरफ है, और ये ऐसे ऊपर रहेगा स्टेटर। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना, फिर एक पॉइंट लिखो, दिस कंस्ट्रक्शन मेक्स यूज ऑफ टू केजेस or two rotor conductors which are connected in parallel, ठीक है। next point, to implement parallel connection both the rotor conductors are short circuited at both the ends by the same end ring, ठीक है। यानी देखो, जैसे मैंने बताया भी था, केज रोटर में ऐसे रॉड लगने के बाद सारी रॉड्स को दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एक एंड रिंग लगा के। अब ऐसे ही समझो, एक नहीं दो रॉड है, दोनों रॉड को दोनों तरफ से हमने ऐसे शॉर्ट कर रखा है, तो ये दोनों रॉड किस में आ गई, पैरेलल में। इसी तरीके से इनर केज और आउटर केज का रूल है कि एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे समझ लो कि दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बन जाएंगे, एक सिलेंडर अंदर होगा, एक सिलेंडर बाहर होगा। ठीक है, और दोनों सिलेंडर के दोनों एंड्स को एक एक रिंग से शॉर्ट कर दिया जाएगा। अब ऑब्वियस सी चीज समझो, जब इनर केज स्टेटर से ज्यादा दूर है तो उसका लीकेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर केज। तो एक पॉइंट लिखना, सिंस द डिस्टेंस ऑफ इनर केज
from the stator is higher as compared to the distance of outer cage from the stator, as compared to the distance of outer cage from the stator, so its leakage flux and leakage reactance is higher as compared to the outer cage, is higher as compared to the outer cage. अगला point, at the time of starting, current distribution is based on leakage reactance. ये चीज अभी मैंने प्रूव किया था, चाहे तो दोबारा भी लिख सकते हो. स्टार्टिंग में करंट किस पे डिपेंड करता है? लीकेज रिएक्टेंस पे. अब लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा किसका है? ज्यादा है इनर केज का एज कंपेयर टू आउटर केज. तो मैं क्या कहता हूं कि भाई एक्स इनर इज ग्रेटर देन एक्स आउटर. इसी वजह से स्टार्टिंग करंट इनर से ज्यादा होगा किस पे? आउटर पे. तो इसमें लिखना hence at the time of starting current mainly flows through the outer cage rather than the inner cage. ठीक है, ज्यादातर करंट कहां कंसंट्रेटेड होता है? आउटर केज में. अब मैं आउटर केज को बनाता ही इस टाइप से हूं कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो. कैसे? कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दो. अगर किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा. तो अगला पॉइंट लिखना, द आउटर केज इज डिजाइन्ड सच दैट इट हैज अ हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू इनर केज, एंड सिंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग current flows through the outer cage which has higher resistance, the torque produced is also higher, so we increase the value of starting torque. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने जो है आउटर केज का रेजिस्टेंस इनर केज से ज्यादा रखा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क आउटर का इनर से ज्यादा होता है. ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई. अब लेकिन हम क्या जानते हैं, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आती है, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आती है तब ये वाला सर्किट चलता है जिसमें R2 डैश बाय एस होता है. अब इसमें करंट डिपेंड कर जाता है रेजिस्टेंस पे. तो इसका मतलब ये हुआ जब रेजिस्टेंस आउटर का ज्यादा है, इनर का कम है, और करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट धीरे धीरे आउटर में कम हो जाएगा, करंट धीरे धीरे इनर में बढ़ जाएगा. तो अगला पॉइंट लिखना, अंडर रनिंग कंडीशन रोटर रेजिस्टेंस डोमिनेट्स द लीकेज रिएक्टेंस, एंड सिंस इनर केज हैज लेस रेजिस्टेंस, so under running condition inner cage carries higher current as compared to outer cage, as compared to outer cage. बात मेरी समझ आई? रनिंग कंडीशन में इनर केज का करंट ज्यादा होगा और इनर केज का रेजिस्टेंस कम है, तो एफिशिएंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो, मोटर में हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग पे चाहिए. अगर वही रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में रह गया तो वो लॉसेस करवाएगा, वो एफिशिएंसी को गिरा देगा. तो मैं क्या चाहता हूं कि रनिंग कंडीशन में तो कम रेजिस्टेंस रहे और स्टार्टिंग कंडीशन में ज्यादा रेजिस्टेंस रहे. यही चीज वाउंड रोटर की स्टार्टिंग में भी की थी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ करके स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा लिया था. अब रनिंग कंडीशन में कम रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो रनिंग कंडीशन में कौन डोमिनेट करे? इनर केज. स्टार्टिंग में कौन डोमिनेट करे? आउटर केज. तो बाहर वाला केज ऐसा बनाओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ताकि रनिंग कंडीशन में इसका करंट बहुत ही कम हो जाए. करंट ज्यादातर किससे फ्लो करे? इनर केज से. ये मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो टॉर्क कैसे वेरी करता है. अब हमारे पास दो टॉर्क आएंगे, एक आएगा इनर केज का और एक आएगा हमारा आउटर केज का. अब अपने पास दो टॉर्क आने वाले हैं.
तो यहां पे आया टॉर्क और यहां पे आई हमारी स्पीड। अब इनर केज का टॉर्क जो आएगा ना वो नॉर्मल आएगा, जैसा कि हर इंडक्शन मोटर के अंदर आता है। ये हो गया टॉर्क इनर। लेकिन जब मैं आउटर केज की बात करूंगा तो आउटर केज में स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा बनता है, और जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती है तो आउटर केज का करंट कम होता चला जाता है, ज्यादा करंट किससे फ्लो करने लगता है? इनर केज से। इसीलिए आउटर केज का टॉर्क भी लगातार कम होता जाएगा। ये वाली स्पीड है ns, तो ये है T आउटर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखना, एज द मोटर स्टार्ट्स टू रन द करंट थ्रू द आउटर केज starts to decrease and hence the torque produced by outer cage also decreases. Resultant torque दोनों का सम होगा, तो सम कुछ इस टाइप से आ जाता है, ये हो जाता है टोटल टॉर्क। ठीक है, अब देखो टोटल में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हाई आ रहा है क्योंकि दोनों टॉर्क का सम आएगा जब रोटर पे दो कंडक्टर हैं, दोनों अलग अलग फोर्स फील कर रहे हैं, तो रोटर पे जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों के फोर्सेस का या दोनों के टॉर्क का सम बनेगा। तो ये हमारा ब्लैक वाला कर्व आ गया, दैट इज योर टोटल टॉर्क ऑन अ डबल केज रोटर। अब देखो डबल केज रोटर पे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकता है। कैसे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हें पता होना चाहिए। डबल केज रोटर में क्या है? दो रोटर के सर्किट हैं जिन्हें पैरेलली जोड़ दिया गया है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है? देखो, स्टेटर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इग्नोर्ड है तो जीरो मान लेना, इग्नोर्ड नहीं है तो शो करना पड़ेगा। फिर एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी दिखाओगे, अगेन अगर इग्नोर्ड है तो इंफिनिटी मान लेना, ओपन कर देना, वरना शो कर देना। अब जनरली क्या होता है कि एक रिएक्टेंस होती है और एक रेजिस्टेंस होता है रोटर का, JX2 डैश R2 डैश बाय S। लेकिन अब की बार ऐसे दो सर्किट पैरेलल लगे हैं, रोटर एक नहीं है, रोटर के दो हिस्से हैं, दोनों लगे हैं पैरेलल, R3 डैश बाय S और JX3। तो ये मान लो ये हो गया इनर, ये हो गया सपोज आउटर। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? इनर का लीकेज ज्यादा होगा आउटर से और आउटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इनर से। ऐसा होना कंपलसरी है। अब इस टाइप का कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, दोनों का टॉर्क अलग अलग निकालो। एक बार बस R2 डैश और X2 डैश लेके टॉर्क निकाल दो, और एक बार R3 डैश और X3 डैश लेके टॉर्क निकाल दो, और दोनों टॉर्क को बाद में क्या कर दो? ऐड। तो एक पॉइंट ये लिखना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टॉर्क डेवलप्ड इन अ डबल केज रोटर, वी इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इनर केज and the torque produced by outer cage and then take the sum of the two torque। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है इनका रेशो निकलवा ले, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो तुमने इंडक्शन मोटर के लिए पढ़ा है, सेम टॉर्क का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बस अब वो फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ेगा, एक बार इनर केज की वैल्यूज को लेके और एक बार आउटर केज की वैल्यूज को लेके। उस फॉर्मूले से जो दो टॉर्क आएंगे उनको सीधे सीधे ऐड कर देना, या रेशो मांगा है तो उनका रेशो ले लेना। ठीक है, तो ये जनरल प्रोसीजर होता है जिससे कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का भी टॉर्क हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, और एक बार टॉर्क इंक्रीज कर दोगे तो जो ड्रॉबैक है स्क्विरल केज का वो रिमूव हो जाएगा एज कंपेयर टू वाउंड रोटर। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हार्मोनिक्स का क्या इंपैक्ट आता है एक इंडक्शन मशीन के अंदर। ठीक है, वो सभी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो ये सर्किट याद रखना है, कंसेप्चुअली दोनों चीजें याद रखो, डीप बार रोटर और डबल केज रोटर। थैंक यू।